तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की लाइव क्लास में कौन कौन ऑनलाइन आ चुका है, फटाफट कमेंट करके बताइए कौन कौन ऑनलाइन आ चुका है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीएससी प्राइम टाइम पर, जहाँ पर हम डेली 8 बजे लाइव क्लास कर रहे हैं या फिर 7:15 पर लाइव क्लास कर रहे हैं। तो आज की लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। फटाफट आप लोग लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए, जिसके साथ भी इस क्लास को शेयर करना चाह रहे हैं फटाफट लिंक को शेयर के ऑप्शन से जा करके लिंक को कॉपी करके वहाँ पर उन्हें भेज दीजिए। बता दीजिए कि लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, फटाफट आकर के सारे लोग जुड़ जाएं। जितने लोग जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन आ चुके हैं, आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम डेली बेसिस पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं ताकि हम अपनी आंसर देने की जो ताकत है, आंसर देने की जो हमारी क्षमता है, उसका डेली का डेली अवलोकन करते रहें, दैनिक रूप से अवलोकन करते रहें। और साथ ही साथ हम यह भी देखते रहें कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार से हो सकती है और हमारा मस्तिष्क प्रश्नों को किस प्रकार से उनके आंसर्स को सोचता है, तो हम अपने सोचने समझने की शक्ति की प्रवृत्ति को समझ सकें। ठीक है दोस्तों, जो लोग आज नए जुड़े हुए हैं क्लास में, छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। डेली क्लास होती है 8 बजे, लाइव क्लास शाम को, जिसमें हम कुछ प्रश्नों पर अभ्यास करते हैं, चर्चा करते हैं, उनसे जुड़ी हुई डिटेल्ड चीज़ों को देखते हैं। जो प्रश्न होते हैं वो या तो पिछले दिनों के किसी वीडियो से होते हैं या फिर किसी स्पेशल वीडियो से होते हैं। जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने होते हैं, हम आपको वो पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज हम यहाँ से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछेंगे। तो सब कुछ हम पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद में ही पूछते हैं। कल रात 9 बजे जो वीडियो अपलोड हुआ था, आधुनिक भारतीय इतिहास में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के पहला पार्ट जो उसका अपलोड हुआ था, आज सारे के सारे प्रश्न वही हैं। तो भारत के जितने भी गवर्नर रहे हैं, मैंने बताया था क्लाइव, एच के जे, वेब, मिंटो है, तो ये पूरी की पूरी ट्रिक थी जिससे सारे क्वेश्चन आज मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के बाद में मैं विकल्पों को पढ़ता हूँ, फिर आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। आपको एक लिख करके ए बी सी डी लिखना होता है, दो लिख करके ए बी सी डी लिखना होता है, तीन लिख करके ए बी सी डी लिखना होता है। माने आपको क्या करना होता है कि प्रत्येक प्रश्न को जवाब देने से पहले उसका नंबर लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कि पहले आप प्रश्न का नंबर लिख दीजिए और उसके बाद में फिर अपने विकल्प ए, बी या फिर सी, डी को टाइप कीजिए। दूसरे क्या है, प्रश्न को जवाब देने में थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। जब मैं आखिरी विकल्प तक पहुंच जाऊं तब आप आंसर टाइप कीजिएगा। ऐसे में आपका नाम मैं पढ़ पाऊंगा और मैं जान पाऊंगा कि आपने क्या आंसर किया है और किसने आंसर किया है, क्योंकि आपका नाम ऊपर बहुत चला जाता है चैट में, तो फिर वो नाम में छूट जाता है मुझसे। ठीक है। तो अब आप लाइव क्लास को लाइक करने पर, शेयर करने पर ध्यान मत दीजिए, अब आप पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। और यहाँ से हम आज की लाइव क्लास को स्टार्ट करें। एक बार फिर से सभी लोगों को शुभ संध्या और स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत आज की लाइव क्लास में। तो हमारा पहला प्रश्न है, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसके समय में हुई थी। तो वो कौन सा गवर्नर है जिसके समय में सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना हुई थी। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आप निश्चित तौर से इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। उस क्लास को मैंने, उसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, तो वहाँ पर इस क्लास के बाद में आप जा करके वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इससे जो कुछ प्रश्न भी मैंने निकाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैंने छोड़ भी दिए हैं, वो प्रश्न आप बनाने की कोशिश कीजिए। आज के प्रश्नों के जवाब जिस प्रकार से भी आपको हैं, उसके बाद में आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा लॉर्ड कैनिंग के समय में, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव के समय में, ऑप्शन सी है हमारा विलियम बेंटिक के समय में, और ऑप्शन डी है हमारा वारेन हेस्टिंग के समय में। तो आपको बताना है कि सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसके समय में हुई थी। क्लाइव के समय में, कैनिंग के समय में, बेंटिक के समय में या फिर हेस्टिंग के समय में। एक लिख करके ए, बी, सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव के समय में ही सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना होती है, और लॉर्ड क्लाइव ही वह होता है जो पहला गवर्नर होता है भारत में
प्लासी का युद्ध इसके समय में होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बक्सर का युद्ध होता है और जो इलाहाबाद की संधि होती है, वो सारी की सारी चीज़ें लॉर्ड क्लाइव के समय में ही होती हैं। इसके अलावा बंगाल में द्वैध शासन को ये लागू करता है, और सोसाइटी फॉर जो ट्रेड की स्थापना है वो भी लॉर्ड क्लाइव के समय में ही होती है। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव। जिन लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया है उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसने द्वैध शासन को समाप्त किया था? तो मैंने अभी आपको बताया कि लॉर्ड क्लाइव के समय में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा गवर्नर था जिसने द्वैध शासन को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है जॉन शोर, और ऑप्शन डी है जॉर्ज बार्लो। तो आपको बताना है दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है, द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग ने, जॉन शोर ने, या फिर जॉर्ज बार्लो ने? दो लिख करके आप फिर ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो द्वैध शासन को समाप्त कौन करता है? वो करता है वारेन हेस्टिंग। और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? द्वैध शासन को प्रारंभ करता है, और वारेन हेस्टिंग आने के बाद में क्या करता है, उसी साल जैसे ही इसे गवर्नर बनाया जाता है, ये क्या करता है, द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग। जिन लोगों के प्रश्नों के जवाब सही हुए हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों के प्रश्नों के जवाब किसी कारणवश सही नहीं हो पाए हैं वो लोग थोड़ा सा अवलोकन, आत्मचिंतन करने का प्रयास करें, और बाद में उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आइंदा जब हम उसका अभ्यास करें, समरी के रूप में जब हम उसका अभ्यास करें, तो किसी भी प्रश्नों के गलत होने की संभावना बहुत ही न्यून बचे, बहुत ही कम बचे। देख लेते हैं हमारे तीसरे प्रश्न को। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? आपको बताना है कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के समय में नहीं हुई थी। यानी कि आपको चार घटनाएं बताई गई हैं, और इसमें यह बताना है कि कौन सी घटना है जो वारेन हेस्टिंग के समय में नहीं हुई है। तो तीन घटनाएं हुई हैं और चौथी एक घटना है जो नहीं हुई है। पहला है बंगाल में टकसाल की स्थापना, ऑप्शन ए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना, ऑप्शन सी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना। आपको बताना है कौन सी घटना इनमें से है जो वारेन हेस्टिंग के समय में नहीं हुई है। ऑप्शन ए है बंगाल में टकसाल की स्थापना, ऑप्शन बी है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी है रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना, ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना। तो फटाफट बताइए तीसरे प्रश्न के साथ ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग के समय में कौन सी घटना नहीं हुई थी? वो हुई थी रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना। जबकि बंगाल में जो टकसाल की स्थापना है वो वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुई थी। लेकिन रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किसके समय में हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड कार्नवालिस के समय में। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में नहीं हुई थी। तो आपको तीन चीजें याद रखना है, टकसाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में, और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कार्नवालिस के समय में हुई थी, ना कि वारेन हेस्टिंग के समय में। ठीक है, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? चौथा प्रश्न है, और सबसे आसान प्रश्न ये है, आप सभी लोगों को इसका आंसर सही करना है, बताना है। चौथे प्रश्न के साथ में ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। ऑप्शन ए जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी कार्निवालिस, और ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो आप बताइए भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? चार लिख करके फिर ए बी सी डी टाइप कर दीजिए। सबसे सरल प्रश्न यह है, सभी को इस प्रश्न का जवाब सही करना है।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्निवालिस। दोस्तों इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है और इसे नागरिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। तो लॉर्ड कार्निवालिस को किस लिए जाना जाता है? नागरिक सेवा के लिए जाना जाता है और इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो यानी कि हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कार्नी सॉरी हाँ लॉर्ड कार्निवालिस। यानी कि नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लॉर्ड कार्निवालिस को। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्निवालिस। देख लेते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। हमारा पांचवा प्रश्न है, देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति के लिए कौन जाना जाता है? तो कौन सा गवर्नर है जो देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति के लिए जाना जाता है? फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए है जॉन सोर, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या है? देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए जॉन सोर, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। 5 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जॉन सोर। दोस्तों इसे कुशल अकर्मण्यता की नीति भी कहा जाता है या फिर तटस्थता की नीति भी कहा जाता है। ये किसने अपनाई थी? जॉन सोर ने अपनाई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया कि कुशल अकर्मण्यता की नीति के लिए कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जॉन सोर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन इसीलिए तटस्थता की नीति शब्द का उपयोग किया क्योंकि हो सकता है रिपीट क्वेश्चन में अब की बार में कुशल अकर्मण्यता की जगह पर तटस्थता की नीति आपको ऑप्शन में मिले। तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है जॉन सोर। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जॉन सोर। कुशल अकर्मण्यता की नीति के लिए जॉन सोर जाना जाता है। बढ़ते अपने छठवें प्रश्न की तरफ। हमारा छठवां प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली का संबंध किससे है? तो आपको बताना है लॉर्ड वेलेजली किसके लिए जाना जाता है। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए है राज्य हड़प की नीति से, ऑप्शन बी है सहायक संधि प्रणाली से, ऑप्शन सी है आंग्ल नेपाल संबंध से और ऑप्शन डी अमृतसर की संधि से। तो लॉर्ड वेलेजली का संबंध किससे है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है राज्य हड़प की नीति से, सहायक संधि प्रणाली से, आंग्ल नेपाल संबंधों से या फिर अमृतसर की संधि से। तो ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए छठवें प्रश्न के जवाब में आप। राज्य हड़प की नीति, सहायक संधि प्रणाली, आंग्ल नेपाल, अमृतसर की संधि। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सहायक संधि प्रणाली से। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड वेलेजली का संबंध किससे? सहायक संधि प्रणाली से। जबकि जो हड़प की नीति है उसका संबंध किससे होता है? तो उसका संबंध होता है लॉर्ड वेलेजली से। और जो सहायक संधि है इसका संबंध सॉरी जो राज्य हड़प की नीति है उसका संबंध होता है लॉर्ड डलहौजी से। और जो सहायक संधि प्रणाली है इसका संबंध किसके साथ में होता है? इसका होता है वेलेजली के साथ में। तो सहायक संधि प्रणाली का संबंध है वेलेजली के साथ में। जबकि जो हड़प की नीति है वो कौन लेकर के आता है? वो लेकर के आता है हमारा डल हौजी। ठीक है, तो डल हौजी का संबंध किसके साथ में है? वो है हमारा राज हड़प की नीति के से। और वेलेजली का संबंध किससे? वो है सहायक संधि से। सहायक संधि में क्या होता था कि सेना रख दी जाती थी, उसका खर्च राजा से वहन करवाया जाता था। जबकि राज्य हड़प की नीति में क्या था? कुछ आधारों को बना करके सीधे सीधे पूरे राज्य पर ही कब्जा कर लिया जाता था। तो लॉर्ड वेलेजली का संबंध है सहायक संधि प्रणाली से। इसलिए हमारे जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो हमारा हो जाएगा सहायक संधि प्रणाली से। तो लॉर्ड वेलेजली का संबंध है सहायक संधि प्रणाली से। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड वेलेजली के समय में कौन सा युद्ध होता है? तो आपको बताना है लॉर्ड वेलेजली के समय में कौन सा युद्ध होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, सी ऑप्शन है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा ऑप्शन है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए 8 लिख करके और बताइए कि लॉर्ड वेलेजली के समय में किसका युद्ध होता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली के समय में कौन सा युद्ध होता है? वो होता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। कब होता है? 1700
1799 में। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में होता है। और ये किसके समय में होता है? ये होता है लॉर्ड वेलेजली के समय में। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं अब अपने 9वें प्रश्न को। हमारा 9वां प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। आपको इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही करना है। बताना है कि सहायक संधि प्रणाली को सबसे पहले कौन स्वीकार करता है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि वेलेजली सहायक संधि लेकर के आता है। अब आपको बताना है सबसे पहला कौन सा राज्य था जिसने इसे स्वीकार किया था। ऑप्शन ए है अवध, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है मैसूर, या फिर ऑप्शन डी है झांसी। तो आपके ऑप्शन है अवध, हैदराबाद, मैसूर और झांसी। 9 को लिख करके ए, बी, सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। बहुत सारे लोग प्रश्नों के जवाब सही दे रहे हैं, सभी लोगों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो जो मैंने कल अपलोड किया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फिर से जाकर के प्लीज इसे जरूर देख लीजिएगा अगर आपके प्रश्नों के जवाब गलत हुए, या अगर आप अभी और नए प्रश्नों को बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 प्रश्न इससे इंपॉर्टेंट उठाए और अभी करीब करीब 20 से 22 प्रश्न के आसपास इस वीडियो से और बन सकते हैं। ठीक है, तो 90 प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं। फटाफट बताइए सहायक संधि को प्रणाली को जो स्वीकार करने वाला राज्य था वो कौन सा राज्य था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन थे अवध, हैदराबाद, मैसूर और झांसी। तो फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी लोगों को इस प्रश्न का जवाब पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सभी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब करीब करीब सही दिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो सहायक संधि प्रणाली सबसे पहले किसने स्वीकार की थी? वो था हैदराबाद। इसलिए हमारा जो 9वां प्रश्न है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। ठीक है, तो 9वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न आज का। तो आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, बता दीजिएगा कि डेली 8 बजे लाइव क्लास होती है जिसमें आप तमाम सारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का अभ्यास करें, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। आपके सुझाव, बहुमूल्य सुझाव हमें बहुत सादर आमंत्रित उन्हें कर रहे हैं। ठीक है, तो 10वां और अंतिम प्रश्न हमारा, लॉर्ड मिंटो प्रथम कौन सी प्रमुख संधि करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है बेसिन की संधि, ऑप्शन बी है इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन सी है बक्सर की संधि और ऑप्शन डी है अमृतसर की संधि। तो 10वें प्रश्न के साथ में ए, बी, सी या फिर डी टाइप कर दीजिए। बेसिन, इलाहाबाद, बक्सर या फिर अमृतसर की संधि, ये आपके ऑप्शन है। 10 सेकंड का मैं टाइम आपको इसके लिए दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब क्या है। हमारा 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमृतसर की संधि। तो दोस्तों लॉर्ड मिंटो जो होता है वो कौन सी प्रमुख संधि करता है? वो करता है अमृतसर की संधि। तो इसलिए हमारे 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अमृतसर की संधि। ठीक है, तो दोस्तों अमृतसर की संधि जो है वो लॉर्ड मिंटो करता है। कब करता है वो लॉर्ड मिंटो? कौन सी संधि करता है? लॉर्ड मिंटो प्रथम कौन सी संधि करता है? वो करता है अमृतसर की संधि। तो इसलिए हमारे 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या? हो जाएगा अमृतसर की संधि। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम कौन सी संधि करता है? अमृतसर की संधि। तो दोस्तों ये थी आज की लाइव क्लास जिसमें हमने बात की है पिछले वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कल फिर लाइव क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैंने आफ्टरनून में एक लाइव क्लास की हुई है जिसमें मैंने जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है उससे रिलेटेड तमाम सारी चीज़ों को बताया है, पढ़ाया है। करीब 50 मिनट के आसपास वो वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो से कम 500 प्रश्न बनेंगे विश्व के भूगोल के अंतर्गत, और जिनका हम अभ्यास बहुत जल्द करेंगे। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख करके रिवाइज करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उसके नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि कंप्लीट उत्तर अमेरिका महाद्वीप आपको मिल जाएगा 50 मिनट में, जहाँ पर सारी की सारी चीज़ों पे मैंने चर्चा की हुई है। जिन लोगों ने लाइव क्लास में वो वीडियो देखा है वो महत्ता जानते हैं। इसके अलावा मैं दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप ऑलरेडी करा चुका हूँ। नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा यूरोप महाद्वीप के बारे में, फिर एशिया कॉन्टिनेंट पर आएंगे जिसके लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो वीडियो देख करके आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट सेगमेंट जरूर अब उससे रिलेटेड ही होगा। तो उसके क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं, तैयार किए जाने शुरू हो गए। जैसे ही वो सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे हम सीधे के सीधे फिर उस लाइव क्लास, अगली लाइव क्लास में सीधे उन्हीं प्रश्नों को करेंगे। बाकी कल किस सब्जेक्ट पे क्वेश्चन आने हैं उसको आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज कहीं से भी जुड़ना चाहते हैं तो सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके आप उन तमाम सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म है वहाँ से जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आपको लगता है कि अच्छा, अगर आपको लगे कि साझा करना चाहिए तो आप साझा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू।